Hello, my dear students. Welcome back to the next class of this channel, the Brainy Batch. I'm Aditya, your psychology mentor. Today, we are going to revise class 12 psychology, chapter number 3, meeting life challenges. It is a small chapter and an easier one. So, without any further ado, let's move on. Okay, chapter number 3, meeting life challenges, one short revision. This particular chapter is concentrated and revolving around one single topic which is known as stress. This chapter is basically revolving around this entire thing which is known as stress. स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हम लोगों को कैसे इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, स्ट्रेस होता कौन सी चीज़ों से है, फिर उसके बाद स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमारे साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर, हमारे फिजिकल सिस्टम में कैसे है, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम कैसे ख़राब होती है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसलिए दिस चैप्टर नेम इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन. अभी व्हाट इज स्ट्रेस, हम लोग लेमैन्स पर्सपेक्टिव से हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस इज नथिंग बट वरीइंग अबाउट समथिंग. हम लोग कॉन्स्टेंटली कोई भी चीज़ के लिए वरी करते रहते हैं, दैट बेसिकली कॉजेज स्ट्रेस. हमारा बॉडी कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहता है, ठीक है, और इसके वजह से हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं. वी ऑल हैव स्ट्रेस इन आवर लाइव्स इन सम और द अदर मैनर. किसी के पास बड़ा स्ट्रेस होता है, किसी के पास छोटा स्ट्रेस होता है. इवन अ वेरी वेरी स्मॉल चाइल्ड माइट बी स्ट्रेसिंग अबाउट द फैक्ट कि ही और शी इज नॉट एबल टू, उसको ऐसा स्ट्रेस होता होगा कि उसको खेलने को नहीं मिल रहा है, या फिर चाइल्ड हु इज नॉट एबल टू टॉक इज ओनली एबल टू एक्सप्रेस थ्रू क्राइंग. तो उसको ये स्ट्रेस है कि मेरी क्राइंग से लोगों को समझ में आ जाए कि आई होप कि मुझे खाना दे, या फिर ऐसी कोई भी चीज़. तो एवरी सिंगल एज ग्रुप में देयर इज स्ट्रेस. एवरी सिंगल पर्सन गोज थ्रू स्ट्रेस. एवरी सिंगल पर्सन गोज थ्रू वेरिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रेस. मतलब मेरा स्ट्रेस डिफरेंट होगा, आपका स्ट्रेस डिफरेंट होगा. बट व्हाट इज स्ट्रेस इज बेसिकली, लेट्स सी, a stress is basically nothing but a mental or physical tension that arises when we face demands or challenges. मतलब basically एक state of tension भी हम लोग बोल सकते हैं, state of mental and physical tension. देखो, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा that mind and body are interconnected. कोई भी चीज़ आप इधर सोचोगे, कोई भी चीज़ का स्ट्रेस इधर लोगे, तो ऑब्वियसली वो आपके बॉडी में अफेक्ट करने ही वाला है. So it is basically not the psychological tension, but it is also the physical tension. It disturbs the overall equilibrium of the person and exceeds his ability to cope. इसका मतलब क्या होता है कि हमारी इक्विलिब्रियम मतलब हमारे बॉडी में जो भी बैलेंस होता है चीज़ों का, वो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, और हमारा जो कोपिंग एबिलिटी है उसको एक्सीड कर लेता है. एक पॉइंट पे हम कोप कर रहे होते हैं, पर एक पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि हम लोग कोप करना मतलब उसके बियॉन्ड चले जाता है. सो देयरफॉर वी फेस समथिंग व्हिच इज नोन एज बर्नआउट. ठीक है, दैट इज व्हाट वी बेसिकली गो थ्रू. अभी इसी बेसिस पे वी विल सी वन सिंगल टॉपिक व्हिच इज नोन एज यू स्ट्रेस. अभी देखो, स्ट्रेस के दो टाइप्स है, एक यू स्ट्रेस है और एक डिस्ट्रेस है. ठीक है, तो आपको डिफाइन करने को आ सकता है डिफाइन स्ट्रेस, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. तो इट माइट कम एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, और फिर अभी यू स्ट्रेस क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस दैट्स मोटिवेट्स एंड इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस. एग्जांपल, एक्साइटमेंट बिफोर एन एग्जाम. जैसे हम लोगों को वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो हम लोगों को प्रिपरेशन है बिकॉज वी आर एंटिसिपेटिंग समथिंग कि हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है, कि टू बेसिकली अचीव सम काइंड ऑफ अ गोल. सो देयरफॉर दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस. मतलब जो स्ट्रेस हमें मोटिवेट करे कि नहीं, मुझे इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे ये पर्टिकुलर मैच जीतना है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है. तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव मोटिवेशन ला रहा है. सो दैट इज बेसिकली नोन एज यू स्ट्रेस. और इसी स्ट्रेस की वजह से हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. ये स्ट्रेस मतलब ऐसा हम लोग स्ट्रेस भी नहीं बोल सकते, इसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, जिससे हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो देयरफॉर हमारा बॉडी हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा इसके चक्कर में. ठीक है, और उसी के ऑपोजिट आता है डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस दैट कॉजेज एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट एंड पुअर परफॉर्मेंस. यू स्ट्रेस की टेंडेंसी भी डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होने की है. मतलब अगर से फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कोई चीज़ हमें डिस्कम्फर्ट दे रहा है, कोई चीज़ हमें एंजाइटी दे रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ बेसिकली अपने आती है डिस्ट्रेस के केस में. ठीक है, जो चीज़ हमें एंजाइटी देती है, डिस्कम्फर्ट देती है, पुअर परफॉर्मेंस
फिर पुअर परफॉर्मेंस लाती है और ओवरऑल बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम बिगाड़ती है बॉडी का, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेसर्स। व्हाट आर स्ट्रेसर्स? स्ट्रेसर्स आर द इवेंट्स और सिचुएशंस दैट कॉजेज स्ट्रेस। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मुझे स्ट्रेस देता है उसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस वाज अ स्ट्रेसर। ठीक है, वो एक ऐसी चीज थी जिसमें जिसमें लोगों को कोविड फैलाया था, तो दैट इज अ स्ट्रेसर। फिर दूसरी चीज, कोई भी नॉइस एनवायरनमेंट से आ रहा हो व्हाइल यू आर स्टडीइंग फॉर एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, दैट इज आल्सो अ स्ट्रेसर। कोई पर्सन जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद या फिर कोई पर्सन जो आपको बहुत स्ट्रेस देता है, दैट इज आल्सो अ स्ट्रेसर। तो इट डज नॉट ऑलवेज मीन कि कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इट कैन बी अ ह्यूमन, इट कैन बी एनी इवेंट। ठीक है, बेसिकली दैट इज नोन एज स्ट्रेसर्स। एंड यही स्ट्रेसर्स के रिएक्शन में हम जो मतलब इसी स्ट्रेसर्स के अगेंस्ट में जो हम रिएक्शन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। द फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू द स्ट्रेस। इतना आवाज हो रहा है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेन पड़ रहा है पढ़ने में, तो दैट इज अगेन। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस को और स्ट्रेन को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। या तो कभी कभी हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं या तो कभी कभी हम स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलते जिसको कम दिखता हो या जो जिसको चश्मे हो, बिना चश्मे के आपको आंखें में स्ट्रेन पड़ रहा है, तो दैट इज स्ट्रेन इज नथिंग बट योर, इट इज नथिंग बट स्ट्रेस, योर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन दैट यू आर गिविंग। से फॉर एग्जांपल आपको हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी होता है, फटीग हो जाता है, दैट बेसिकली कॉजेज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज रिएक्शन, स्ट्रेसर इज द इवेंट विच कॉजेज द स्ट्रेस। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़े थोड़े टर्म्स हैं जो बिफोर द चैप्टर हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉग्निटिव थियरी ऑफ स्ट्रेस। अभी कॉग्निटिव थियरी ऑफ स्ट्रेस इज बेसिकली पार्ट ऑफ नेचर ऑफ स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस में हैंड स्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी उन्होंने बेसिकली बोला था, और उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था विच इज नोन एज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम मॉडल। ठीक है, विच इज गैस मॉडल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेचर ऑफ स्ट्रेस में आपको इधर आपको नेचर पूछ सकते हैं, तो नेचर में आपको कॉग्निटिव थियरी ऑफ स्ट्रेस लिखना है। ठीक है, या फिर इट कैन बी आस्क्ड एज नेचर ऑफ स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस, तो नेचर ऑफ स्ट्रेस कैन कम एज अ 4 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन। अगर कॉग्निटिव थ्योरी पूछते हैं तो यही लिखना है, नेचर ऑफ स्ट्रेस पूछते हैं तभी भी यही लिखना है। ठीक है, तो अभी व्हाट इज द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस? दैट स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन हाउ वी थिंक अबाउट और इंटरप्रेट अबाउट अ सिचुएशन, नॉट जस्ट ऑन द सिचुएशन इटसेल्फ। ऑब्वियसली इट इज द इंटरप्रिटेशन और द परसेप्शन दैट वी बेसिकली ड्रॉ ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। हम लोग अगर एक पर्टिकुलर इवेंट को परसीव करेंगे कि वो स्ट्रेसफुल है तो हमें स्ट्रेस होगा। अगर हम लोग सोचेंगे कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 फ्रेंड्स। ठीक है, अभी दोनों फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने बात की थी जिसमें 2 पीपल आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये दोनों फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसमें दोनों की पर्सनालिटीज भी डिफरेंट है। तो एक बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग है, उसको एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, एंड ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। द अदर वन इज वेरी वेरी शाय, हु डज नॉट ओपन अप एंड कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो जैसे टीचर ने एक टास्क दिया है कि आपको एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है, से फॉर एग्जांपल, तो आपको क्लास के बीच में आके स्टोरी बोलनी है। ठीक है, और उसी स्टोरी के बीच में आपका एकेडमिक्स में मार्किंग होगा। तो यही एक सिचुएशन है जिसमें दिस एक्सट्रोवर्टेड फ्रेंड इज वेरी वेरी एक्साइटेड। ही इज लाइक वाओ, मुझे सबके सामने बोलने का मौका मिलेगा, ही आई लव स्पीकिंग करके। एंड द अदर वन हु इज शाय, ही वुड बी हैविंग द मोस्ट स्ट्रेस कि हाय बाप रे, मैं इतने लोगों के सामने कैसे बोलूंगा। तो दोनों का इंटरप्रिटेशन कैसा हो गया, इसमें डिफरेंट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू Lazarus, but this theory was given by Lazarus, stress is result of cognitive appraisal or evaluation of a situation. Evaluation, not evolution. हम लोग कैसे evaluate करते हैं, ठीक है, कोई भी situation को हम कैसे interpret करते हैं, उसको evaluate कैसे करते हैं, इसके वजह से हमें stress होता है। Appraisal मतलब हम लोग कैसे perceive करते हैं, वहाँ how do we see a particular situation. तो there are 2 types of appraisals, एक तो है primary appraisal और एक है secondary appraisal. Primary appraisal में is the situation threatening or harmful or challenging to me. कैसे हम लोग एक न्यू सिचुएशन को, हम लोग ये सिचुएशन को कैसे अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज अ न्यू सिचुएशन। इज दिस न्यू सिचुएशन थ्रेटनिंग टू मी,
इज इट हार्मफुल टू मी और इज इट चैलेंजिंग टू मी। हार्म, थ्रेट और चैलेंज के बीच में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी जैसे हार्म इज बेसिकली समथिंग जो पास में पास डैमेज, हार्म मतलब जो पास डैमेज हो चुका है, तो दैट इज बेसिकली हार्म। थ्रेट मतलब क्या होता है, थ्रेट मतलब फ्यूचर हार्म। और चैलेंज मतलब हमें पॉजिटिवली मोटिवेट करता है कि हाँ आई विल टेक इट एज अ चैलेंज, ये सिचुएशन चैलेंजिंग है तो मेरे को पॉजिटिवली लूंगा एंड आई विल बेसिकली गो थ्रू दिस चैलेंज, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कि हम लोग या तो एक सिचुएशन को एज अ हार्मफुल सिचुएशन लेंगे, या तो थ्रेटनिंग सिचुएशन लेंगे, या तो चैलेंजिंग सिचुएशन की तरह लेंगे। तो इफ यस वी फील स्ट्रेस, इफ नो वी डू नॉट फील स्ट्रेस। तो जैसे से फॉर एग्जांपल ये न्यू सिचुएशन है, मैंने ये सिचुएशन पहले भी फेस की है, तो मेरे लिए कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है। जैसे अगर मैं मेरी खुद पर्सनल बात करूँ तो I made the first video for the first chapter, which was a very stressful situation for me because I was facing the camera for the first time, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे I was much more stressed than I am right now। अभी मैं कंफर्टेबली बोल रहा हूँ, पर उस पर्टिकुलर टाइम पे I had to take multiple shots before I had got that one shot जिसमें मैं एक ही गो में सब कुछ बोल पाया था। तो that was basically my perception of a new situation, that is primary appraisal, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, मेरा सेकेंडरी अप्रेजल है, दैट डू आई हैव द रिसोर्सेज टू कोप अप विथ इट। मतलब अगर हम लोगों को लगता है कि यस वी हैव द रिसोर्सेज, दैट मीन्स हम लोगों को कम स्ट्रेस होगा। पर अगर हम लोग के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, वी विल फील हेल्पलेस एंड देयरफॉर हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होगा। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये पूछते हैं ना प्राइमरी अप्रेजल सेकेंडरी अप्रेजल, तो सेकेंडरी अप्रेजल में ये चीज भी लिखनी है about personal experiences and controllable. These are two factors. Secondary appraisal का first factor is basically personal experience. तो personal experience actually नहीं है, ये past experience है। I'm so sorry, past या personal experience दोनों एक ही चीज है। तो जैसे से for example मैंने अगर ये सेम सिचुएशन पास्ट में फेस की होगी, तो अभी मुझे ये सिचुएशन वापस फेस करने में ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। मतलब I know what is the consequences, I know what is going to come up. Every single time आप एग्जाम देते हो, ठीक है, तो that is not something that is new to you. To you know how to cope up with the situation, ठीक है। तो that is because of your past experiences. But again, जब तुम पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, तब तुम्हें लग रहा था कि बाप रे, मतलब दिस इज वेरी फ्राइटनिंग, हाउ विल आई बी एबल टू गिव द बोर्ड्स, बिकॉज तुमने कभी भी ये सिचुएशन को फेस नहीं किया है, ठीक है। तो अगेन दैट वाज अ न्यू थिंग, बट फॉर सम इट इज अ, फिर ट्वेल्थ में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तुम्हें। ट्वेल्थ में यू नो द प्रोसीजर्स की, हाँ बोर्ड सेंटर में ये होता है, हम लोगों को बोर्ड सेंटर में आधे घंटे 1 आवर पहले या फिर आधे घंटे पहले पहुंच जाना होता है। 15 मिनट्स हमें मिलता है सप्लीमेंट्री देने, फिलअप करने को, ये करना है वो करना है, तो यू नो व्हाट इज देयर। तो एक तो पास्ट एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, और दूसरा है कि ये तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है। अगर हम लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन हमारे हाथ में है, वी वुड बी एबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, दैट मीन्स हम लोगों को लेस स्ट्रेस फील होगा। अगर ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेस फील होगा। से फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 स्टार्टिंग में कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, तो एज अ रिजल्ट देयर वर plenty of deaths, like population was wiping like anything, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे सिंस पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हम लोग डील करने की ट्राई कर रहे थे। पास्ट एक्सपीरियंस में मतलब पास्ट एक्सपीरियंस में पेंडेमिक्स हुए थे उसके बेसिस पे, बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट बिकॉज दिस वायरस वाज कंप्लीटली अ न्यू थिंग। तो उसको धीरे धीरे करके सेट होके हम लोगों ने वैक्सीनेशंस बनाया, और फिर उसके बाद हमने अगेंस्ट में उसको कोप अप किया, ठीक है। तो इसीलिए इट वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द फर्स्ट ईयर बिकॉज इट वॉज नॉट इन आवर कंट्रोल। जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो कंट्रोल में आया, वैसे वैसे थिंग्स गॉट बेटर, ठीक है। तो जो सिचुएशन हमारे हाथ में होगी हमें लेस स्ट्रेस फील होगा, पर जो सिचुएशन हमारे हाथ के बाहर होगी या फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमें ज्यादा स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। तो ये अप्रेजल्स के बारे में याद रखना। अगेन इट कैन कम एज अ 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन। अभी उसके बाद हमारा बॉडी चीजों से कैसे रिएक्ट करता है, वेरियस रिएक्शंस टू स्ट्रेसर्स। एक तो फर्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आपको शायद पूछ सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करने में आपको मे बी 3 मार्कर।
अभी एक तो आप लोगों को समझना है कि हमारा नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसके दो टाइप्स है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज टू टाइप्स, एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओ आई एम सो सॉरी। और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के टाइम पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो अभी मैंने इधर दो टर्म्स लिखे हुए हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। ये ब्रेन के दो एरियाज है। पिट्यूटरी इज योर मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस बेसिकली जो सारे के सारे कमांड्स देने में हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फीडबैक मैकेनिज्म। अभी व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब भी हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, हमारा बॉडी एक रिएक्शन देता है विच इज नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं इसको, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस पूरे बॉडी को कमांड भेजता है कि नाउ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैज कम एंड एज अ रिजल्ट हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। एक तो है इंक्रीज हार्ट बीट, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हमें स्वेटिंग होती है, हेडेक एंड स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है, मसल टेंशन हो जाती है, डाइजेशन स्टॉप हो जाता है, हमें पैल्पिटेशंस होते हैं, गूज़बम्स आते हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं विच बेसिकली कॉजेज फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। फाइट मतलब तुम उसके सामना करोगे, फ्लाइट मतलब तुम दुम दबा के भागोगे, ठीक है। और फिर पिट्यूटरी क्या करता है, हाइपोथैलेमस कमांड देता है एंड पिट्यूटरी एनर्जी देता है बाय प्रोवाइडिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो उसी कमांड को एनर्जी फ्लो पिट्यूटरी देगा जिसके वजह से हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ डील कर पाएंगे। दैट मीन्स हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट आता है दिस कम्स अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाएगी, हमारा बॉडी धीरे धीरे करके काम डाउन होने लगेगा। ये उसके उस पर्टिकुलर टाइम पे कूलिंग डाउन प्रोसेस के लिए कौन सा सिस्टम काम आता है, पैरासिम्पैथेटिक, जो कूलिंग डाउन प्रोसेस करता है, which basically helps in cooling of our nervous system। हम लोगों के हार्ट बीट स्टेबल हो जाते हैं, स्वेटिंग बंद हो जाती है, हम लोग नॉर्मली ब्रीथ करना शुरू करते हैं, हम लोग काम डाउन हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दैट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बेसिकली इज नाउ डाउन। हाइपोथैलेमस ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीजिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक एड्रेनालिन, एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन, ठीक है। ये स्ट्रेसफुल हार्मोन्स है और वो ये एक्साइटमेंट भी डालते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं अगेंस्ट द स्ट्रेस। इमोशनल रिएक्शंस कैन बी चेंजेस इन इमोशंस लाइक एंजाइटी, फियर, एंगर, इरिटेबिलिटी, सैडनेस। आप जब भी स्ट्रेस्ड होगे ना, बहुत जल्दी बहुत टची हो जाओगे, बहुत इरिटेबल हो जाओगे, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, तुम लोग कॉन्स्टेंटली सैड रहोगे, दिमाग तुम्हारा घूमता रहेगा कि ये भगवान ये सिचुएशन कब खत्म होगी। तो आपका ये इमोशनल रिएक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल रिएक्शन। कौन से है, साइकोलॉजिकल मतलब एक तो साइकोलॉजिकल मतलब हमारे मेंटल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेगा। तो आपका कंसंट्रेशन जाएगा, आपका मोटिवेशन बैठ जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगी, फॉरगेटफुलनेस होगा, कांस्टेंट वरिंग, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इरैशनल थॉट्स आएंगे कि मतलब आई शुड क्विट, और ये बहुत चीज़ आप जल्दी भूलना शुरू करोगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दीज आर साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। और कॉग्निटिव रिएक्शंस जो हम बोलते हैं, behavioral reactions मतलब changes in behavior like crying or shouting, avoiding responsibilities, social withdrawal, nail biting or pacing, changes in sleep और eating habits। या तो ज़्यादा सोओगे, या तो कम सोओगे, या तो खाना बंद कर दोगे, या तो बहुत लोग बोलते हैं ना स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। बहुत कभी भी रोना आ जाएगा, क्राइंग स्पेल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करोगे, लोगों से दूर भागोगे। सो दैट इज बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। तो यही सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी से, एक तो फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। ये वेरियस रिएक्शंस टू स्ट्रेसेस कैन कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। आगे भी कॉग्निटिव रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो हम लोग आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, नाउ चेंजेस इन स्ट्रेस।
अभी स्ट्रेस बेसिकली सब लोगों के लिए स्ट्रेस का जो एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है। मैंने जैसे आपको बोला था, एवरीबडी एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस इन वेरिंग अमाउंट्स। कोई भी एक इंसान एक ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन को या फिर एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखेगा तो उसको डिफरेंट तरीके से स्ट्रेस होगा। मेरे लिए कुछ चीज़ ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी तो आपके लिए स्ट्रेसफुल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कौन से 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो चेंजेस इन स्ट्रेस कैन कम अगेन एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। और what are the various factors on which stress depends upon? तो इसको हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट फैक्टर इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब रेफर्स टू द स्ट्रेंथ और सिवियरिटी ऑफ अ स्ट्रेसर। तो जैसे आपको अगर बुखार आया है तो बुखार इज लेस स्ट्रेसफुल देन कैंसर, ठीक है। तो यही चीज है कि कैंसर इज अ बिग इंटेंस स्ट्रेसर। अभी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इंसान गो थ्रू करता है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग देन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू नॉर्मल कफ और कोल्ड, ठीक है। सो हायर इंटेंसिटी का मतलब क्या है? मोर स्ट्रेस। लोअर इंटेंसिटी मतलब लेस स्ट्रेस, एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ड्यूरेशन refers to how long the stress lasts. Short term stress will obviously cause you less stress and long term stress ज़्यादा ही। लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ होगी वो ज़्यादा स्ट्रेस देगा। जैसे यही एग्जांपल, कफ एंड कोल्ड 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है तो 3-4 दिन स्ट्रेस रहेगा, फिर उसके बाद यू विल बी नॉर्मल। अगर से फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग ड्यूरेशन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इट विल ऑब्वियसली कॉज यू मोर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। या फिर एक और चीज़ है, जैसे 2 एग्जाम हो, अगर एग्जाम की ही बात करें तो एग्जाम अगर 1 वीक में खत्म हो रही हो तो 1 वीक का स्ट्रेस इज डिफरेंट, पर अगर एग्जाम महीनों तक चल रही है तो दैट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन। तो एक आता है इंटेंसिटी, दूसरा आता है ड्यूरेशन, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी। refers to how complicated the situation is. More complex situation, more stress. Simple situations, less stress. Obviously, complicated situations मतलब एक ही चीज की बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे अगर आप जैसे कोई भी आपको, आप ऑफिस में काम कर रहे हो से फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ऑफिस में काम करने के बाद आपको एक ही साथ बहुत सारे टास्क दे देते हैं जो टास्क एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं एंड बहुत ये सारे के सारे टास्क आपको विद इन अ डेडलाइन कंप्लीट करना है। तो मतलब क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो इसके वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा रादर देन सिचुएशंस जहाँ पे बेसिकली एक आध दो चीज़ अगर आपको एक पॉइंट पे हैंडल कर पाते हो देते हैं तो इट विल कॉज यू लेस स्ट्रेस, ठीक है। और दूसरा चीज़ है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अगर आपको पता है कि ये होने वाला है तो स्ट्रेस आपको कम होगा, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा। से फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैज़ अ स्टेज 1 कैंसर, आई एम सो सॉरी टू टॉक अबाउट जस्ट कैंसर ओनली, बट अगर एक पर्सन को पता है कि फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज पे है तो इट कैन स्टिल बी मतलब कोई भी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं उसको, स्ट्रेस को, कैंसर फ्री कर सकते हैं। पर अगर पता फिर थर्ड स्टेज के बाद मे बी या फिर फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है तो लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि क्या होने वाला है। तो दैट मीन्स प्रिडिक्टेबल नेचर नहीं है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इट इज गोइंग टू कॉज देम मोर स्ट्रेस। जब हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे भी नोबडी न्यू कि हम लोग लॉकडाउन से बाहर कब निकलने वाले हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वी वर हैविंग मोर स्ट्रेस। और अगर प्रिडिक्टेबल इवेंट्स हो तो लेस स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस इन स्ट्रेस कैन कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। कॉग्निटिव थियोरी ऑल्सो, मैं बाय द वे बोलना भूल गया, कॉग्निटिव थियोरी कहाँ गई? कॉग्निटिव थियोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं। What are the various types of stress? First is physical और environmental। जो हमारे सराउंडिंग में स्ट्रेसर्स है जो हमें स्ट्रेस देते हैं वो सारे के सारे फिजिकल
और एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, नॉइस हो गया, पोल्यूशन हो गया, लिविंग कंडीशंस हो गई, द वाटर दैट वी आर बेसिकली गेटिंग टू ड्रिंक हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी फिजिकल आ जाएगी। एंड ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू योर बॉडी। फिजिकल मतलब योर बॉडी, एनवायरमेंटल मतलब सराउंडिंग, मतलब आपको कोई इलनेस हो गई, आपको कोई भी तरीके से कोई गिर गए, आपको लग गई, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी स्ट्रेस क्रिएट होता है। इट कैन बी कॉज बाय फिजिकल कंडीशन सच एज नॉइस, पॉल्यूशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और इंजुरी और इलनेस। तो ये नॉइस वगैरह आता है आपका एनवायरमेंटल में और ये आपका आता है फिजिकल में। फिजिकल मतलब फिजिकल बॉडी रिलेटेड स्ट्रेस। फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो मतलब दिमाग में हम लोग जो स्ट्रेस लेकर घूमते रहते हैं पूरा टाइम। स्ट्रेस कॉज बाय इंटरनल थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जो हम लोग खुद के ऊपर शायद खुद के ऊपर डालते हैं या फिर लोग हम पे डालते हैं। तो इट कैन बी प्रेशर टू परफॉर्म, कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल वरीज और सोशल प्रेशर्स। अभी इसमें आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में 3 चीजें दी हुई है, ठीक है, इधर लिखूंगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन कम अगेन एज एन इंडिपेंडेंट 3 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें एक तो हो गया आपका कन्फ्लिक्ट, एक हो गया इंटरनल प्रेशर, और एक हो गया नहीं एक हो गया प्रेशर और एक हो गया फ्रस्ट्रेशन। फिर प्रेशर में आपका 2 चीज आता है, एक तो है इंटरनल और एक है सोशल। ये बहुत ही ज्यादा फजी लग रहा है, रुको एक सेकंड, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन फॉर यू गाइस, ताकि आप लोगों को पता चले व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक तो कॉन्फ्लिक्ट, एक तो हो गया प्रेशर और दूसरा आता है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। फिर प्रेशर में इंटरनल एंड सोशल प्रेशर आता है। अभी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आर बेसिकली दो फेवरेबल चीजों के बीच में या फिर 2 कंपैटिबल चीजों के बीच में हम लोगों को चूज करना पड़ता है, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब से फॉर एग्जांपल, आई लव स्टडिंग साइकोलॉजी बट आल्सो आई लव स्टडिंग बायोलॉजी। ये दोनों साथ में ऑप्शन देते हैं, लेट्स जस्ट मूव ऑन। आई लव स्टडिंग साइकोलॉजी बट आई आल्सो लव स्टडिंग मैथ्स, और आप लोगों को ऑप्शन दिया है कि इधर यू कैन ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी और यू कैन ऑप्ट फॉर मैथ्स। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों को कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, कि व्हाट टू चूज। तो दैट इज बेसिकली साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 इनकम्पैटिबल नीड्स। दूसरा है अपना फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब बेसिकली एनी ऑफ द थिंग्स विच रिस्ट्रिक्ट्स आर पाथ टू आर गोल। हमारे बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाता है या फिर हम लोगों के बीच में कोई ऐसी अड़चन आ जाती है या फिर कोई भी तरीके से ऐसा कोई बैरियर आ जाता है। दीज आर द बैरियर्स विच बेसिकली कॉजेस डिफिकल्टी टू रीच आर गोल। इसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, आप लोगों का कट ऑफ से फॉर एग्जांपल था 95 टू गेट इनटू गुड कॉलेज, पर आपको आया 94.3, बट वो कॉलेज बोल रहे कि नहीं, वी वांट अ फुल 95। तो दैट विल कॉज यू फ्रस्ट्रेशन कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरा 94.3 आया एंड दे आर आस्किंग फॉर 95। सो दैट इज अ बैरियर विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल। एंड फिर प्रेशर मतलब ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो है इंटरनल प्रेशर और एक है सोशल प्रेशर। अभी इंटरनल प्रेशर मतलब क्या होता है, जो प्रेशर हम लोग खुद के ऊपर पुट करते हैं। इंटरनल प्रेशर मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल, नहीं आई वांट टू बी अ परफेक्शनिस्ट, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए इस दुनिया में, या फिर नहीं मैं इतना मतलब आई नो दैट मैं बीमार हूँ पर मुझे तभी भी जाके जिम जाना है बिकॉज मुझे मेरी बॉडी बढ़ानी है। तो ये सारे हमारे खुद के इंटरनल प्रेशर है जो हम लोग खुद पे पुट करते हैं। सोशल प्रेशर मतलब जो लोग हम पे डालते हैं, मतलब द पीपल हु बेसिकली पुट्स pressure on us, some kind of a pressure like examination pressure हो गया, to be in a certain manner का pressure हो गया, that is social pressure which leads to psychological stress। तो ये सारे के सारे can come, इसमें आपको बोलेंगे कि what is psychological stress define करो and what are the 3 types of psychological stress। तो इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा आपका conflict, दूसरा आएगा pressure और तीसरा आएगा frustration, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है ये फ्लो चार्ट से। मैं इधर वापस ऐसा ना तो बना देता हूँ। एक तो हो गया आपका कन्फ्लिक्ट, एक हो गया फ्रस्ट्रेशन और तीसरा हो गया प्रेशर। और प्रेशर में फिर 2 चीजें कौन सी हो गई, एक तो है इंटरनल और दूसरा है सोशल।
ठीक है। फिर सोशल स्ट्रेस, अगेन सोशल प्रेशर, सोशल स्ट्रेस कैन बी, आप इंटरचेंजेबली भी यूज करते होंगे। Social stress is basically caused by social situations such as family problems, relationship issues, financial difficulties, ये आपके social stress हो गए। जैसे family problems in the way कि family में there are people who are fighting against, relatives सब fight कर रहे हो। relationship issues मतलब say for example आपको आपके friend के साथ कुछ झगड़ा हो गया, that is social stress। या फिर एक couple के बीच में, दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, that is relationship का stress। और या फिर डिवोर्स, गोइंग थ्रू डिवोर्स इज अ सोशल स्ट्रेस। फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यू आर नॉट एबल टू पुट इनफ मनी और डू नॉट हैव बजट टू रन योर हाउस, दैट इज गोइंग टू कॉज यू सोशल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के स्ट्रेस आ गए। एक तो है फिजिकल एनवायरमेंटल, दूसरा है साइकोलॉजिकल और तीसरा है सोशल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई ऑलरेडी सेड। सोर्सेज मतलब फ्रॉम वेयर डू दी स्ट्रेस अराइव फ्रॉम। अगेन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन द सोशल ऑफ स्ट्रेस। ये दोनों कंबाइंड 6 मार्कर भी पूछ सकते हैं, तो ये भी एक 3 मार्कर एक्सपेक्ट करो। और ये दोनों ऊपर नीचे, ये ऊपर और नीचे, ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन एज अ 6 मार्कर पूछ सकते हो। 3 + 3 6 हो जाता है। ठीक है, तो एक सोर्स तो हो गया अपना लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स मतलब हमारे लाइफ में कोई मेजर चेंज आ जाता है हमारी जिंदगी में। ठीक है, दैट विल बेसिकली कॉज यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मेजर चेंज मतलब से फॉर एग्जांपल मैरिज आ गई, तो इफ यू आर गेटिंग मैरिड, इट्स गोइंग टू बी अ बिग लाइफ चेंज इन योर लाइफ। अगेन यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस, दैट इज ऑल्सो मेजर चेंज। somebody in your family very close to you died, by God's grace ऐसा ना हो, but if somebody dies, तो उस particular time पे भी that is a major life event। ठीक है, तो ऐसी सारी situation में these are life events which will cause stress। न्यू सिटी में जा रहे हो, अगेन इट विल कॉज यू स्ट्रेस, तो एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। ये ऐसे इवेंट है विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। न्यू सिटी में ऑब्वियसली जा रहे हो तो एक नई जगह है, तो आपको पता नहीं है कि आजू बाजू क्या है, लोग कैसे होंगे, ये घर में रह रहा हूँ, इज इट अ गुड प्लेस और नॉट, यू आर डाउटिंग। ये सारी चीज़ आपको एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, इसलिए आपको स्ट्रेस होता है। डेथ ऑफ अ लव्ड वन, मैरिज, चेंज ऑफ जॉब और स्कूल, सीरियस इलनेस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइफ इवेंट्स कैन कॉज स्ट्रेस ऑब्वियसली। जैसे पॉजिटिव लाइफ इवेंट मतलब यू हैव गॉटन इनटू अ कॉलेज विच यू वांटेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको तभी भी एडजस्ट तो करना पड़ेगा अपनी ओल्ड लाइफ स्टाइल से न्यू लाइफ स्टाइल में जाने के लिए। तो दैट इज मेजर लाइफ इवेंट विच कैन कॉज स्ट्रेस। हैसल्स मतलब दिनचर्या की चीजें जो हम लोग को इरिटेशंस देती है, जैसे ट्रैफिक जाम में हम फंस गए तो हमें इरिटेशन होगा, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गए, फ्रेंड के साथ झगड़ा, हैवी वर्कलोड, डिले इन वर्क, माइनर बट फ्रीक्वेंट इवेंट्स कैन क्रिएट मोर स्ट्रेस देन अ मेजर इवेंट। एग्जैक्टली, कंटिन्यूस मैनर में कुछ ना कुछ तरीके से स्ट्रेस छोटे मोटे आते ही जा रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा रादर देन अ मेजर लाइफ इवेंट माइट। ठीक है, तो दैट इज इवन ऑफ अ बैड थिंग। जैसे बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई, या फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा है, that is hassles। And traumatic events, extremely disturbing and shocking events which might cause stress, natural disasters, accidents, violence, abuse, these are long lasting psychological effects। जैसे if your country is in a war, that is a traumatic event। ठीक है, फिर एक कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया और उस नेचुरल डिजास्टर में समथिंग बैड हैपन टू योर हाउस एंड योर फैमिली, बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा ना हो, पर अगर हो जाए तो दैट इज अ ट्रॉमेटिक इवेंट, तो दैट माइट कॉज यू स्ट्रेस। वायलेंस, अब्यूज, ये सारी चीजें बेसिकली स्ट्रेस करती है। हम लोग एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं PTSD। आई थिंक विल डू इट इन चैप्टर नंबर 4, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा खत्म होने के बाद जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली आपका हो गया सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अभी नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी आगे भी, रिएक्शन टू द स्ट्रेसेस, जी सिमिलरली वैसा ही है थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकता है, इट माइट कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग,
जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, फीलिंग ओवरवेल्म, स्ट्रेस मेक्स अ पर्सन इमोशनली अनस्टेबल। दीज आर इमोशनल इफेक्ट्स। आपको ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला मूड स्विंग्स होगा, आपको रोना आएगा, आपको डिप्रेस्ड फील होगा, और अ पर्सन माइट इवन लैंड इनटू अ डिप्रेशन। डिप्रेशन एज अ डिसऑर्डर क्या है, वी विल डील विद इन द नेक्स्ट चैप्टर। फिर फीलिंग ओवरवेलम का मतलब क्या है, एक साथ जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो हम लोग वैसा फील करते हैं कि इट्स टू मच टू इवन फैथम दैट इज फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेलम। ठीक है, तो ये आपके इमोशनल इफेक्ट्स हो गए। कॉग्निटिव इफेक्ट्स मतलब जो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट करता है, दैट इज पुअर कंसंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस, इनडिसाइसिवनेस का मतलब क्या है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, कंफ्यूजन, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस रिड्यूसेस अटेंशन स्पैन एंड थिंकिंग एबिलिटी। अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा होगा तो आप क्लास में भी फोकस नहीं कर पाते हो, क्या बोल रहे हैं लोग आप उस पर अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, आपका ध्यान स्टडीज पे नहीं है। ये सारा का सारा कॉग्निटिव स्ट्रेस हो गया। Behavioral effects disturb sleep, changes in eating habits, social withdrawal, increased aggression, reduced efficiency। ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हमने बात की थी। अभी रिड्यूस एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप पहले एफिशिएंटली काम करते थे उसके कंपैरिजन में अभी प्रेजेंटली आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये आपके बिहेवियरल इफेक्ट्स है। एंड उसके बाद आता है आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। When stress occurs, the body activates the fight or flight responses, जिसके वजह से फाइट और फ्लाइट की वजह से हमारे बॉडी में इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, स्वेटिंग बढ़ जाती है। फिर स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, जैसे मैंने बोला था, सॉरी आई डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग टुडे। ओ छोड़ दो इसको, रहने दो। लेट्स नॉट डिस्टर्ब दिस थिंग और एल्स मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। कंट्रोल सेट, where is that page? Sorry. So what we were talking about, इसको एक चीज रब्त करने के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। चलो, हाँ, it causes muscle tension, weak immune system. If stress is long term, prolonged stress may lead to headaches, ulcers, hypertension and other health problems. I'm so sorry for the disturbance. तो ये बेसिकली ये सारी चीजें होगी। अभी इम्यून सिस्टम पे स्ट्रेस कैसा अफेक्ट करता है हम लोग आगे इसको देखेंगे। ठीक है, आपने मसल टेंशन के बारे में पढ़ा होगा। जब हम लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट कैन बी कॉजिंग बाय द स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमें हेडेक्स, माइग्रेन्स, अल्सर्स, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा बेसिकली आपका हार्ट ब्लड पंपिंग ज़्यादा करेगा एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, बेसिकली इट विल कॉज हाइपरटेंशन। ठीक है, चलो फिर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। It can come as a 3 marker or a 6 marker question which was given by Hans Seil, ठीक है, और साइली, जैसे भी तुम लोग उसको प्रोनाउंस करो। अभी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में बेसिकली क्या है कि हैंस साइल ने बेसिकली फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी कैसे देते हैं इनटू द स्ट्रेस, उसके बारे में बात की है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हमारा बॉडी उस पर कैसे रिएक्शन देता है इज व्हाट हैंस साइल हैज टॉक्ड अबाउट। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी किया था एंड ऑल्सो ही डिड स्टडीज ऑन ऑल द पेशेंट्स विच वर who were invited in the hospitals. So when these particular patients go through several kinds of tests, उस particular time पे उनके body कैसे react करती है, animals को तुम उन stressful situation में डालती हो तो उनकी body कैसे react करती है,
दैट वाज अ स्टडी एंड उसके बेसिस पे उन्होंने 3 स्टेजेस दिए थे जिसमें हमारी बॉडी रिएक्शंस थ्रो करती है. फर्स्ट इज द अलार्म स्टेज. अलार्म स्टेज मतलब बेसिकली आपका बॉडी अभी एकदम अलर्ट मोड में आ गया. एक अलार्म बजता है तो कैसे आप अलर्ट हो जाते हो. तो एक बॉडी ने हम एक स्ट्रेसर को डिटेक्ट किया है जिसके वजह से कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस, जिसके वजह से हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़ गया, जिसकी वजह से हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस. ठीक है, जैसे ही वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन अलार्म स्टेज पे ही खत्म हो जाएगा, बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करके उसको काम डाउन कर देगा. बट इफ द स्ट्रेस हैज प्रोलॉन्ग्ड अ बिट हायर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या आया, रेजिस्टेंस स्टेज. हमारा बॉडी उसको अब रेजिस्ट करने की ट्राई कर रहा है कि इससे मैं अभी दूर कैसे भागूं या फिर इसको भी कोप अप कैसे करूं. तो हमारे बॉडी के जितने भी रिसोर्सेज है, दीज आर कॉल्ड टुगेदर. ठीक है, बॉडी ट्राइज टू कोप अप विद द स्ट्रेस, एनर्जी इज यूज्ड टू अडैप्ट, पर्सन में अपीयर नॉर्मल बट इज अंडर प्रेशर. जैसे आपने एंटिसिपेट किया था कि ये काम आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, पर अभी तो क्या हो रहा है कि 1.5 घंटा हो गया तभी भी खत्म नहीं हो रहा. तो आपका बॉडी बेसिकली बहुत सारे अभी वो मोड में चला गया जिसमें इट्स रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कोप अप विद द स्ट्रेस. तो जितना भी आपके बॉडी के अलार्म सिस्टम मोड्स है सब एक्टिवेट हो गए हैं, एवरीथिंग इज एक्टिवेटेड एंड देयरफॉर हार्मोन्स आर गेटिंग सेक्रेटेड. एज अ रिजल्ट योर बॉडी इज इन रेजिस्टेंस मोड. ठीक है, जिसमें हम लोग नॉर्मल तो अपीयर करते हैं बट स्टिल वी आर गेटिंग इनटू दैट काइंड ऑफ अ प्रेशर. और फिर लास्ट में आता है एग्जॉशन स्टेज. एग्जॉशन मतलब गिव अप. अभी आपका बॉडी बेसिकली एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया है जिसमें आपका बॉडी अब कुछ नहीं कर पाएगा. सो एज अ रिजल्ट स्ट्रेस कंटिन्यूड है तो हमारा बॉडी ने भी अपना रिसोर्सेज डिप्लीट कर दिए हैं जिसकी वजह से अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट वी हैव टू गिव अप. या फिर हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, हम लोग तभी भी चल रहे हैं ऑटो पायलट मोड पे, एंड एज अ रिजल्ट देयर आर मेनी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी आ गई है. पर्सन फील्स टायर्ड, वीक एंड मे इवन फॉल इल. इल में पीपल गेट डायबिटीज, पीपल गेट ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन जो आ जाता है, ये सारी एग्जॉशन स्टेज में हो जाता है बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. प्रोलॉन्ग स्ट्रेस इज कॉजिंग देम दीज काइंड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. सबसे बड़ा लिमिटेशन इस पर्टिकुलर मॉडल का ये था कि इसमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस की बात की है और इसमें साइकोलॉजिकल रिएक्शंस या साइकोलॉजिकल इमोशनल एस्पेक्ट्स देखे ही नहीं हैं. एंड सेकेंडली इसमें सोशल प्रेशर्स का भी बेसिकली कोई भी रोल नहीं बोला है. उन्होंने बोला था कि एक सिचुएशन में हम लोग उनको डालेंगे जिसके वजह से ये पर्टिकुलर चीज होगी. और सिचुएशंस मतलब क्या कि दैट वाज नॉट अ सोशल सिचुएशन. तो ड्यू टू दीज पर्टिकुलर लिमिटेशन जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम थोड़ा सा स्क्रैप हो गया था. बट हाँ, ये पर्टिकुलर रिएक्शंस इन द टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. the limitations are given in your textbook, so make sure that you are also writing. इसमें अगर ये पूछते हैं तो along with these आपको limitations भी include करने हैं. limitations नहीं include करोगे तो marks cut हो जाएंगे because very very important है. limitations needs to be included. ठीक है, तो ये आपका हो गया alarm stage, resistance stage and exhaustion stage. That is your gas model. अभी स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम. स्ट्रेस पे हमारा बॉडी का क्या, हमारे इम्यून सिस्टम का क्या रिएक्शन होता है. अभी इम्यून सिस्टम इज नथिंग बट द सोल्जर फाइटर ऑफ योर बॉडी. ठीक है, जो बेसिकली स्ट्रेसर्स हमारे बॉडी में कोई भी तरीके के पैथोजेंस आते हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करता है. तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा कि आपका बॉडी कोई भी स्ट्रेसफुल पैथोजेन से डील कर पाएगा, उससे फाइट कर पाएगा. अभी जब स्ट्रेस होता है तो एक पर्टिकुलर, पहली बात तो हम लोगों को समझना है कि प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो बेसिकली आपके लिम्फ प्रोड्यूस करता है जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. वाइट ब्लड सेल्स आर द फाइटर्स ऑफ आवर बॉडी. तो जब स्ट्रेस आता है तो वही वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली उसकी क्या हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कम होता जाता है. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो पहले रिएक्शन होता हुआ होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जैसे रिएक्ट करता होगा टू द स्ट्रेसर, माइट बी फास्टर देन नाउ. अभी क्या हो गया, वाइट ब्लड सेल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके वजह से हमारा बॉडी स्लोअर तरीके से अभी रिएक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ वीक इम्यून सिस्टम.
एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसमें एक पूरी ब्रांच दी हुई है जैसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब योर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, न्यूरो मतलब योर माइंड, न्यूरो मतलब योर माइंड, एंड इम्यूनोलॉजी मतलब आपका इम्यून सिस्टम। ये बेसिकली डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए बहुत यूज होता है। स्ट्रेस अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम थ्रू द एक्शन ऑफ स्ट्रेस हॉर्मोन्स। When a person is under stress, the body releases cortisol and other stress hormones. Cortisol is a hormone which provides energy during a stressful situation. Energy to deal with a stressful situation. ठीक है, इसलिए स्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो बोलते हैं। These hormones help the body to deal with immediate demands. However, prolonged stress suppresses the functioning of immune system, which basically reduces the white cell production, decreases the blood's resistance to infections and increases vulnerability to illness. Vulnerability का मतलब क्या होता है कि now you are more likely to call an illness than you were before, just because कि आपकी अभी इम्यून सिस्टम लो हो गई है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस ने क्या किया है, आपकी वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को कम कर दिया है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी कोई भी इलनेस पकड़ लेती है और आपकी हीलिंग क्या हो जाती है बेटा, स्लो हो जाती है। ठीक है, continuous stress may lead to psychosomatic illnesses where psychological stress results in physical diseases. कोई भी psychological stress might cause you psychosomatic disorders के बारे में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं next chapter में, so we'll talk about in elaborated manner. Stress in immune system again very important 3 marker question, so to understand it. अभी coping with stress, कोपिंग का मतलब क्या होता है, पहले बात तो एंडलर और पार्कर का मॉडल बाद में देखेंगे, पहले कोपिंग का मतलब समझते हैं। कोपिंग मींस इट रेफर्स टू द एफर्ट्स बोथ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल अ पर्सन मेक्स टू मैनेज विद द स्ट्रेस। ठीक है, मतलब हमारे स्ट्रैटेजीज जिससे हम लोग स्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज करते हैं। दीज स्ट्रैटेजीज कैन बी हेल्दी अनहेल्दी, इट डज नॉट मैटर, बट ये स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, इट इंक्लूड्स डीलिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड रिड्यूसिंग देयर नेगेटिव इफेक्ट्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं, या फिर पर्सन्स सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू अ स्ट्रेस, उसको हम लोग कोपिंग बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंडलर एंड पार्कर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म्स। एक तो टास्क ओरिएंटेड है। टास्क ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली it focuses on solving the problem. A person tries to find solution and take action, involves planning and logical thinking. Example, making a study timetable to deal with the exam. आपने टास्क पे ही डायरेक्ट अटैक किया है और टास्क पे ही अटैक करके डायरेक्टली आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आप प्लान करोगे, आप लॉजिकल थिंकिंग करोगे कि आप टास्क को कैसे सॉल्व करते हो, तो दैट इज टास्क ओरिएंटेड। Coping mechanism by Endler and Parker comes as a 3 marker very important question again. ठीक है, फिर इमोशन ओरिएंटेड फोकसेस ऑन मैनेजिंग इमोशन, पर्सन फील एंग्शियस, गिल्टी और एंग्री, इंक्लूड सेल्फ ब्लेम, विशफुल थिंकिंग और इमोशनल रिएक्शंस, क्राइंग और गेटिंग अपसेट अबाउट लो मार्क्स। इमोशनल कोपिंग, जैसा लॉट ऑफ टाइम पीपल गेट ओवरवेल्म्ड इमोशनली व्हेन दे फेस अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट, दे क्राई इट आउट, और कभी कभी रो लेते हैं ना, तो उनको that crying is kind of a motivation for them to work, it gives them the push to work further. वो लोग ऐसे ही पहले अप्रेस कर देंगे सिचुएशन को कि हम रो लेते हैं, और फिर रोने के बाद दे आर गुड टू गो विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, सो दे माइट क्राई अबाउट इट, दे माइट रैंट अबाउट इट। तो ये आपके क्या हो गए, इमोशनल रिएक्शंस हो गए। आप एंग्शियस फील करते हो फॉर टाइमिंग कि हम लोग भाई कैसे इसको कोप अप करेंगे। और लास्ट है अवॉइडेंस, कंप्लीटली भाड़ में जाने देने की सिचुएशन। अगर हम लोग बोले ना कि अवॉइडिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इग्नोरिंग और डिस्ट्रैक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम, इंक्लूड्स एंगेजिंग इन अदर एक्टिविटीज और सीकिंग सोशल कंपनी। ठीक है, कि मतलब सिचुएशन को कंप्लीटली छोड़ दिया है बाजू में, और भी हम लोग कुछ भी करेंगे बिसाइड्स डूइंग दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो जैसे अगर आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स है, तो असाइनमेंट्स को कंप्लीटली फोरगो करके हम लोग फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, टीवी देखना शुरू कर दिया, शो देखना शुरू कर दिया, इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड। वॉचिंग मूवीज इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग टू अवॉइड एग्जाम स्ट्रेस इज व्हाट इज गिवन इन द एग्जांपल। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू लजारस एंड फोकमैन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज, एक तो है प्रॉब्लम फोकस्ड और एक है इमोशन फोकस्ड। इट कैन कम एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन एज वेल और 3 मार्कर क्वेश्चन एज वेल, और कंबाइंड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है,
Problem focus is on dealing directly with the source of stress. Persons try to solve and modify the problem, involves planning, decision making and action. जैसे task oriented and problem focused strategies are mostly similar. Emotion focus में focusing on managing emotional distress, persons try to reduce negative stress rather than changing the situation. It includes seeking support, relaxation, positive thinking, denial, etc. Talking to a friend to feel better after poor performance is basically emotion focus. या तो पॉजिटिवली उसको लेंगे या नेगेटिवली लेंगे. मेडिटेट करके उसको निकालेंगे स्ट्रेस को, या फिर किसी दोस्त के साथ बात कर ली जिससे हम लोग सब कुछ शेयर करते हो, उसके साथ बात कर ली तो, या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज करके बेसिकली इमोशंस को हम लोग प्रॉपरली डील कर रहे हो, या फिर कंप्लीटली अवॉइड करके लॉट ऑफ टाइम इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को डील करने के लिए दे गो थ्रू सब्सटेंस अब्यूज, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग. ठीक है. अभी वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज कोबासास स्ट्रेस रेजिलिएंट पर्सनालिटी, जिसमें उन्होंने बर्नआउट की सिचुएशन की बात की थी. बर्नआउट इज बेसिकली द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल एग्जॉशन टुवर्ड्स द स्ट्रेस विल कॉज यू बर्नआउट. ठीक है, ये याद रखना. जब हम लोग सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, फिजियोलॉजिकली हर एक एस्पेक्ट से हमारा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है, तब हम लोग बर्नआउट की सिचुएशन में आ जाते हैं. मतलब इसके बियॉन्ड अभी कुछ नहीं है. वी कैन नॉट बेसिकली डील विद दिस थिंग एनी मोर. दैट इज बर्नआउट सिचुएशन, ये याद रखना. एंड कोबासा के बेसिस पे देयर आर 3 C's के बारे में बात की थी उन्होंने. एक तो है चैलेंज. हाँ, कोबासा की स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी के बारे में है. तो एक तो है कंट्रोल और एक तो चैलेंज है. ठीक है, तो एक बार जस्ट गो थ्रू दैट इन द टेक्स्ट बुक. आई फॉरगॉट टू मेंशन इट इन दिस स्लाइड बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम्स. ठीक है. फिर उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आर ऑल दो स्ट्रेटजीज जिससे स्ट्रेस मैनेज हो सकता है. इट कैन कम एज अ 6 marker और दीज कैन कम इवन इंडिविजुअली एज 2 marker क्वेश्चंस. जिसमें फर्स्ट आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स. गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू, मतलब गाइडेड मेडिटेशन जो आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, तो आपको बोलते हैं कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दो, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, जिसकी वजह से आपको आपका बॉडी रिलैक्स करेगा. ऊपर से नीचे तक अपनी वो सेंसेशंस को देखो एंड देन फील करके रिलैक्स करो हर एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को. मेडिटेशन जो गाइडेड तरीके से होता है उसमें भी सेम ही चीज होती है. मेडिटेशन कैन लीड टू रिलैक्सेशन टेक्निक्स. बायो फीडबैक मतलब फिजियोलॉजिकल. अभी जैसे से फॉर एग्जांपल आपको उसमें बोलते हैं कि आप आंखें बंद करके कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में सोचो, और वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको कौन से बॉडी पार्ट में रिएक्शन दे रही है, कोई कौन से बॉडी पार्ट में आपका सेंसेशन चेंज हो रहा है, आपको कुछ फील हो रहा है, तो उस पर ध्यान दो. और फिर उसके साथ रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं जिससे वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को वो कंट्रोल करते हैं, जिससे वो स्ट्रेस के साथ डील करते हैं. और फिर वही पर्टिकुलर मैनर में जब भी ये चीज़ आती है तो उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में डाल देते हैं. मतलब नाउ दे हैव लर्न हाउ टू फील द सेंसेशन ऑफ दैट बॉडी पार्ट to relax themselves, and as a result they are able to put those particular things into real life application. तो उसको हम लोग बोलते हैं बायो फीडबैक. बायो फीडबैक मतलब आपका बॉडी ही सेंसेशंस के थ्रू फीडबैक दे रहा है कि भाई कौन से जगह पे मेरे अंदर स्ट्रेस है. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि आपको विजुअलाइज करना है अबाउट द फाइनल गोल व्हाट यू वांट टू अचीव. विजुअलाइजेशन मतलब आपको एग्जैक्टली वैसे ही सिनेरियो को अपना मेंटल इमेज बनाना है जिसमें आपने सब कुछ अचीव कर लिया हो. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. एंड एज दैट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्स प्लेस, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है टू वर्क टुवर्ड्स आवर गोल. कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक और विच इज नोन एज CBT, जिसमें असेसमेंट ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, और असेसमेंट करने के बाद हमें फिर स्ट्रेस रिडक्शन सिखाते हैं कि उससे कैसे डील करना है. एंड लास्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज. आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू दिस. फिर व्हाट आर द वेरियस लाइफ स्किल्स दैट यू कैन अडैप्ट. एक तो है असर्टिवनेस. असर्टिवनेस मतलब कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोल सकते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं टू बी असर्टिव. ठीक है, बट इट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट वी आर बीइंग रूड. असर्शन एंड रूड दोनों होना डिफरेंट है. ठीक है, रूड मतलब क्या है, हम लोग बहुत कॉकी होके किसी की बात ही नहीं सुन रहे. असर्टिव मतलब अपने ओपिनियंस, अपने इंटरप्रिटेशंस, एनीथिंग हम लोग बहुत इजीली कन्वे कर पाते हैं. एंड ऑल्सो लर्निंग टू से नो, ये भी असर्टिवनेस में आता है. प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, नॉट ओनली बाय मेकिंग अ स्केड्यूल
सिर्फ पेपर में, बट बेसिकली फॉलोइंग इट। अ लॉट ऑफ टाइम्स स्ट्रेस ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट टाइम कम बचता है एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन फिर ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाती है। रैशनल थिंकिंग, सही एंड राइट थिंकिंग रादर देन नेगेटिव थिंकिंग जिसमें इरैशनल थॉट्स से हमें डील करना होता है, ये हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इन थेराप्यूटिक टेक्निक्स। ऑब्वियसली इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स, जिनके साथ हमने हमारे रिलेशनशिप्स बिगाड़े हैं उनके साथ रिलेशनशिप सुधारो। गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, टॉक टू देम, मेक देम फील दैट यू आर हर्ड। नॉट ओनली दैट, आप कम्युनिकेट में उनकी बातें भी सुन रहे हो और खुद की बातें भी रख रहे हो। दैट इज हाउ यू कैन इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। फिर सेल्फ केयर, take breaks as many as you can, give yourself some time, meditate, sleep, rest, that is self care. And overcoming unhelpful habits such as perfectionism, avoidance and procrastination, ये तीनों ही बहुत हार्मफुल है। परफेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि वी आर स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली होनी चाहिए, और परफेक्ट जितना करने जाओगे ना उतना ज्यादा हमें स्ट्रेस होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, परफेक्शनिज्म इज अ मिथ, इट डज नॉट एग्जिस्ट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, ठीक है। अवॉइडेंस मतलब पुटिंग एनीथिंग अंडर द कारपेट, वो भी बहुत गलत है। आप जितना ज्यादा कोई भी चीज को अवॉइड कर दोगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो खत्म नहीं होने वाली है, तो कितना ही अवॉइड करोगे तुम लोग। और प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब पुटिंग समथिंग फॉर लेटर एंड देन नेवर डूइंग इट, हम कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन अगेन विच कॉजेज अ प्रॉब्लम, बिकॉज जितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कम हो जाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो ये सारी लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ कैन वी डेवलप पॉजिटिव हेल्थ? बाय गुड डाइट, बैलेंस डाइट जिसमें होना चाहिए। बाय द वे ये ओवरकमिंग वाला 3 मार्कर में या फिर 2 मार्कर में पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा लाइफ स्किल कैन बी आस्क्ड एज अ 6 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब ऑप्टिमिज्म रखो, be an optimist, focus towards your goal, think about good which is going to happen and positive thinking, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इसी चीज में आता है आपका सोशल सपोर्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन। सोशल सपोर्ट जो है आपका वो है 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज सोशल सपोर्ट? सोशल सपोर्ट रेफर्स टू, it refers to the support that a person receives from others such as family, friends, neighbors during a stressful situation. हमें जितना ज़्यादा हमारे पास सोशल सपोर्ट होगा ना अपने खुद के लोगों का, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स जो भी हो, हमें स्ट्रेस उतना ही कम होगा और हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इजीली डील कर पाएंगे। इट हेल्प्स द पर्सन टू कोप बेटर विद स्ट्रेस। A person having people around to cope up with stress is much easier to cope up rather than having no one, ठीक है। तो उसमें 3 टाइप के सपोर्ट होते हैं, एक तो है इमोशनल सपोर्ट, दूसरा है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट और तीसरा है टैंजिबल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट मतलब क्या, हम लोग कैसे इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं? तो बाय गिविंग लव, केयर, एम्पैथी, ट्रस्ट, कंसर्न, मेक अ पर्सन फील वैल्यूड एंड अंडरस्टूड। एग्जांपल, अ फ्रेंड लिसनिंग टू योर प्रॉब्लम्स। हम लोग अपने दोस्त के साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हम लोग उनके पास होते हैं तो हमें सपोर्ट देते हैं, दे गिव यू अ हग और दे माइट बेसिकली पुट देयर आर्म्स ऑन योर शोल्डर, उनका हाथ शोल्डर पे रख के, आपके शोल्डर पे रख के आपको फीलिंग हर्ट फील करवाते हैं, आपकी केयर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज इमोशनल सपोर्ट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हम किसी को ट्रस्ट करते हैं उस पर ही हम लोग दिखा सकते हैं। एक आता है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, मतलब प्रोवाइडिंग गाइडेंस, एडवाइस एंड सजेशंस। मतलब जैसे आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, आपने उसी कॉलेज के बारे में जानने के लिए किसी सीनियर का नंबर लेकर उससे बात करते हो कि भाई ये कॉलेज में क्या है, कैसी सिस्टम है, कैसे पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। सो दैट इज इंफॉर्मेशनल सपोर्ट। या फिर किसी ने आपकी इंफॉर्मेशन दी कि अभी इस पर्टिकुलर कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो दैट इज इंफॉर्मेशनल सपोर्ट। टैंजिबल मतलब इंस्ट्रूमेंटल, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे टू प्रोवाइड विद सम फाइनेंशियल हेल्प टू समबडी इज बेसिकली टैंजिबल सपोर्ट, जो हम लोग बेसिकली हेल्प करते हैं लोगों की। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हेल्प और सर्विसेज इंक्लूड्स फाइनेंशियल हेल्प और फिजिकल असिस्टेंस, हेल्पिंग समवन विद वर्क ड्यूरिंग इलनेस, दैट इज टैंजिबल सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका इंडिविजुअल 3 मार्कर या फिर 4 मार्कर क्वेश्चन आता है। तो दिस इज वेयर आवर चैप्टर नंबर 3 एंड्स, दैट इज मीटिंग लाइफ challenges. I hope with this video your chapter number 3 is clear now.
दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी चैप्टर जिसमें सारी चीज़ें ऐसी है जो हम रियल लाइफ में गो थ्रू करते हैं. सो इट इज़ मोर ऑफ अ रिलेटेबल चैप्टर. द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 4, माई पर्सनल फेवरेट चैप्टर. So if you like this video, do hit that like button, share, comment and subscribe to this channel. And you can also follow me on Instagram at the Brainy Batch. I'll see you in the next one. Goodbye.